एक वक्त था जब भारत के गांव में शाम ढलते ही मिट्टी की खुशबू और चूल्हे से उठता धुआं एक अजीब सी शांति फैलती थी। दूर कहीं मंदिर की घंटियां और मस्जिद की आजान मिलकर इस देश की रूह को जिंदा रखती थी। धर्म के नाम पर लड़ाइयां कम, एकता ज्यादा थी। साधन और सुविधाएं कम, चेहरे पर मुस्कान ज्यादा थी। ये था सन 1800। अखंड भारत के इतिहास का ऐसा दौर जब अंग्रेज मकड़ी की जाल की तरह पूरे भारत में फैल रहे थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहले सिर्फ व्यापार करने आई थी, अब धीरे धीरे भारत की सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले चुकी थी। कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे जैसे शहर उनके लिए व्यापारिक ठिकाने बन चुके थे, जहां से वो भारत के कपास, मसाले, चाय और नील जैसे कच्चे माल को लूटकर इंग्लैंड भेजते थे और बदले में महंगे सामान मंगाकर भारत में उसकी बिक्री की जाती थी। उन्होंने भारत में रेलवे, डाक व्यवस्था, टेलीग्राफ और न्यायिक सिस्टम जैसी सुविधाएं शुरू की, लेकिन सिर्फ अपने फायदे के लिए। एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्य मजबूत हो रहा था तो दूसरी तरफ कई सल्तनतें अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। अंग्रेजों ने अपनी चतुराई से मुगल और मराठा सल्तनत को आपस में लड़वा दिया और मौका मिलते ही भारत को पूरी तरह कब्जे में ले लिया। आम जनता पर अत्याचार शुरू किया, किसानों पर लगान लगाई, लूट मचाई और हमारे कारीगर जो कभी दुनिया भर में मशहूर थे, अब अंग्रेजी फैक्ट्रियों के नौकर बन चुके थे। छोटे कस्बों और राज्यों के राजाओं ने अंग्रेजों के साथ हाथ मिला लिए। बड़ी सल्तनतें अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते लड़ते बिखर गईं, लेकिन 18वीं सदी एक भारत की कहानी सिर्फ व्यापार और राजनीति तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसी दौरान भारत में कई बड़े सामाजिक और धार्मिक आंदोलन भी जन्म ले रहे थे। सन 1888 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की और सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाई। वहीं स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे लोगों ने युवाओं को आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाया। 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ और इसी सदी में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और बाबा साहेब आम्बेडकर जैसे महान लोगों का जन्म हुआ, जो आगे चलकर अंग्रेजों की गुलामी और जातिवाद की बेड़ियों से भारत को आजादी दिलवाने वाले थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उसी दौर में आम भारतीयों का जीवन कैसा था? उनका रहन सहन और पहनावा कैसा होता था? कैसे अंग्रेजों की फैक्ट्रियों में और नील के खेतों में हमारे दादा परदादा तड़पते हुए घंटों काम करते थे और उस वक्त हमारा भारत कैसा दिखता था? अगर हाँ, तो आज हम आपको महान भारत के इतिहास में 150 से 200 साल पीछे ले जाएंगे और रूबरू करवाएंगे कुछ ऐसी दुर्लभ तस्वीरों से जो आपको ऐसा अनोखा अनुभव देगी। लेकिन उसके पहले हर भारतीय इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिए। गांव का जीवन, रहन सहन, जातिवाद और सती प्रथा। उस दौर में हमारे भारत की सबसे बड़ी सच्चाई ये थी कि देश की करीब 85% आबादी गांव में रहती थी। हर गांव आत्मनिर्भर था, खेती होती थी, लोग अपनी जरूरत का सामान खुद बनाते थे, अपने खेतों के उत्पाद एक दूसरे को बांटते थे, जैसे कि 1 किलो दाल के बदले 2 किलो चावल, 1 किलो आलू के बदले आधा किलो टमाटर वगैरह। और गांव के बाहर की दुनिया बहुत कम संपर्क था गांव वालों का उससे। बिजली, सड़कें, अस्पताल, ये सब सिर्फ सपने थे। दिन की शुरुआत सूरज की रोशनी से होती और रात ढलते ही पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता। लोग मिट्टी के घरों में रहते थे, दीवारें गोबर और मिट्टी से लिपी जाती थी, छत पर सूखी घास या खपच्चे बिछे होते, रसोई चूल्हे पर जलती लकड़ियों की खुशबू से महकती थी और पानी के लिए सुबह होते ही महिलाएं एक साथ 3 से 4 मिट्टी के घड़े उठाकर कुएं या तालाब की ओर चल देती थी। शहरों की तरह टाइम यहाँ घड़ी से नहीं बल्कि सूरज की चाल से चलता था। कपड़े भी साधारण होते, मर्द धोती और कुर्ता पहनते और औरतें सूती साड़ी या घाघरा चोली, सिलाई मशीन जैसी चीजें तब विलासिता मानी जाती थी और नए कपड़े खरीदना एक सपना। जहाँ से कपड़ा फटे वहाँ पुराने कपड़े का टुकड़ा लगाकर काम चला लिया जाता था। गाँव में हर आदमी का कोई न कोई काम तय था, कोई लोहार, कोई बुनकर, कोई किसान, कोई तेली, कोई कुम्हार। ये छोटे छोटे पेशे ही गांव की अर्थव्यवस्था के रीढ़ थे। उस वक्त भारत असली मायनों में गांवों का देश था। हर तरफ मिट्टी की खुशबू, बैलों की घंटियां और कुएं से पानी भरती औरतों की आवाजें सुनाई देती थी। गांव के चौपाल में बैठकर लोग बीड़ी पीते, अपने बैलों की तारीफ करते और अगले फसल के मौसम की बातें करते।
करते। लेकिन इस सादगी के पीछे कड़वी सच्चाई भी छिपी थी। भारत के गांव जितने शांत और सुंदर दिखते थे, उतने ही अंधविश्वास और जातिवाद से जकड़े हुए भी थे। ऊंच नीच का भेदभाव इतना गहरा था कि दलितों को मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि उन्हें गांव के कुएं में पानी भरने तक की मनाही थी। छुआछूत समाज की रगों में ऐसे समा गई थी कि इंसान की इंसानियत तक दम तोड़ चुकी थी। औरतों की हालत तो और भी दर्दनाक थी। कम उम्र में ही उनका बाल विवाह करवा दिया जाता और अगर किसी कारणवश पति की मृत्यु हो जाती तो उस बेचारी को सती होने के लिए मजबूर किया जाता, यानी जिंदा जलकर अपने पति की चिता में समा जाना। ये रिवाज समाज ने धर्म के नाम पर वैध बना दिया था। उस दौर में सती प्रथा ने असंख्य औरतों की जिंदगियां ली ली, लेकिन 19वीं सदी में एक ऐसी आवाज उठी जिसने इस अंधकार को चीर दिया, और ये थी राजा राम मोहन राय की आवाज। उन्होंने समाज से पूछा, क्या किसी धर्म में निर्दोष स्त्री को जलाने की आज्ञा दी गई है? उनकी ये सोच ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंट तक पहुंची, जिन्होंने 1829 में सती प्रथा को कानूनी तौर पर समाप्त कर दिया। ये भारत के सामाजिक इतिहास का एक बड़ा मोड़ था, क्योंकि पहली बार किसी ने समाज की उस जड़ सोच को चुनौती दी थी जो सदियों से औरतों और निचले तबकों को कुचल रही थी। राजा राम मोहन राय ने साबित किया कि असली क्रांति तलवारों से नहीं, सोच से आती है। शहरी जीवन, काम धंधा और अंग्रेजों का अत्याचार। गांव में संसाधन और रोजगार के अवसरों की कमी की वजह से 18वीं सदी के मध्य में लोग गांव से निकलकर शहरों की तरफ बढ़ने लगे थे। जहां कभी मिट्टी के घर और खेतों की हरियाली होती थी, अब वहां ब्रिटिश राज की फैक्ट्रियों का धुआं उठने लगा था। रेलवे लाइनों की बिजती पटरियां, नई नई मशीनें और गोरों की औद्योगिक सोच भारत की तस्वीर बदल रही थी। लेकिन इस इंडस्ट्रियल चमक दमक के पीछे भारत के कारीगरों की दुनिया बिखर रही थी। जो हाथ कभी महीन रेशमी कपड़े, सोने की जड़ाई और शेरवानी की सिलाई करते थे, अब वही हाथ मशीनों के नीचे मजदूरी कर रहे थे। ब्रिटिश माल ने भारतीय हस्तशिल्प की कमर तोड़ दी। सस्ते इंग्लिश कपड़े बाजारों में आने से बनारस, ढाका, मुरादाबाद जैसे शहरों के हजारों कारीगर बेरोजगार हो गए। खेती ही अब लोगों की आखिरी उम्मीद बन गई थी। भारत के किसान नील, कपास, अफीम, गेहूं और धान जैसी फसलें उगाते थे, लेकिन असली मुनाफा अंग्रेज ले जाते थे। वे इन फसलों को बेहद सस्ते दामों पर किसानों से खरीदते और यूरोप के बाजारों में कई गुना कीमत पर बेचते। अंग्रेजी शासन के लिए सबसे कीमती फसल थी नील, यानी इंडिगो। ये वही नीला रंग था जो यूरोप के कपड़ों में जान डाल देता था। नील की खेती शुरू में बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में कराई गई। किसानों को मजबूर किया गया ताकि वे अपने खेतों में खाद्यान्न नहीं बल्कि नील उगाएं। ये खेती जमीन को बंजर कर देती थी, लेकिन अंग्रेजों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके लिए किसान सिर्फ एक मजदूर था। 1877 की इलाहाबाद इंडिगो फैक्ट्री इसकी एक भयावह मिसाल थी। यहाँ पहले लग्गी नाम के पहिए वाले औजार से जमीन की नाप ली जाती थी, फिर मजदूर मिट्टी खोदकर पौधे लगाते। फसल तैयार होने पर वे खुद पानी में उतरकर अपने हाथों से पौधों की कुटाई कर दे। उन पौधों को फिर चक्की में पीसा जाता, बड़े बड़े ब्लॉक्स में प्रेस करके सुखाया जाता और यही नीला सोना फिर यूरोप भेजा जाता। कहा जाता है कि 16-16 घंटे की मेहनत के बाद भी मजदूरों को सिर्फ 4 आना मजदूरी मिलती थी। इतनी कमाई में पेट भरना तो दूर, बच्चों के लिए खाना और कपड़ा जुटाना भी मुश्किल था। महिलाएं भी कुछ पीछे नहीं थी, लेकिन उनकी हालत और भी दयनीय थी। कई महिलाएं चाय की फैक्ट्रियों में काम करती, जहां दिन भर गर्म भाप के बीच पत्तियां सुखाई जाती। कुछ नारियल का तेल निकालने के कारखानों में काम करती, तो कुछ पटना की ओपियम यानी अफीम फैक्ट्री में, जहां जहरीली गंध की वजह से उनकी सेहत धीरे धीरे खत्म होती जाती। शहरों के बाजारों में भी ब्रिटिश राज की औद्योगिक अर्थव्यवस्था थी। बॉम्बे का कॉटन मार्केट, लाहौर की सब्जी मंडी, कलकत्ता की दुकानें में जलती लालटेन, हर जगह अंग्रेजी हुकूमत का साया था। लेकिन इसी बीच कुछ भारतीयों ने अपनी पहचान बजाय रखी। चाय की टपरी जहाँ मिट्टी के कुल्हड़ों में गर्म भाप होती थी, राजस्थानी दुकानों में चमचमाते पीतल के बर्तन, सड़क किनारे धोबी अपने घुटनों तक पानी में उतरकर कपड़े धोते। कुछ लोग सड़कें बनाते, कुछ मछलियां पकड़ते, तो कुछ मिट्टी के घड़े बनाकर 4 आना कमाते। नाई बिना आईने के बाल काटता, औरतें चरखा चलाती या चक्की पीसती। सपेरे अपने सांप के साथ नाच दिखाते और शाम होते ही बाजारों में मिट्टी के दियों की कतार जल उठी। गाँव और शहर में
में बाजारें लगती थीं और उस दौर में ही हजारों लोग आत्मनिर्भर होकर अपनी दुकान अपने ठेलों से 2 पैसे कमाकर एक वक्त की रोटी खाते, लेकिन उन्हें अंग्रेजों की गुलामी करना मंजूर नहीं था। शाही घरानों की चमक धमक। मित्रों, एक तरफ भारत के आम लोग नील के खेतों और अंग्रेजी फैक्ट्रियों में पसीना बहा रहे थे, तो दूसरी तरफ इस धरती पर ऐसे महल भी थे जहां सोने चांदी की दीवारें, रेशमी पर्दे और हीरे जड़े सिंहासन हुआ करते थे। ये वो दौर था जब एक ही देश में 2 भारत बसते थे, एक भूख और बेबसी में डूबा गुलाम भारत और दूसरा शानो शौकत में डूबा राजसी भारत। उस वक्त की दुनिया कैमरों की तरह ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थी। फोटोग्राफी तब विलासिता थी, महंगे कैमरे, भारी ट्राइपॉड और हर तस्वीर खींचने में 10 से 15 मिनट का वक्त लगता था। इसलिए उस दौर की तस्वीरें सिर्फ ब्रिटिश अफसरों और भारतीय राजघरानों तक ही सीमित थी। महाराजाओं और रानियों को अपने राज दरबार के इस वैभव को अमर करना था, इसलिए वो खुद को कैमरे में कैद करवाते और इन्हीं तस्वीरों ने आज हमें 18वीं और 19वीं सदी के भारत का वो शाही चेहरा दिखाया। जैसे कि यहाँ त्रिपुरा के महाराज वीरचंद्र और उनकी रानी मनोमोहिनी मुस्कुराते हुए बैठे हैं, जहाँ जयपुर, कूच बिहार और ग्वालियर की रानियां मोतियों से सजी पोशाकों में नजर आती हैं और इस तस्वीर में एक ब्रिटिश गवर्नर अपनी टोपियों और कोटों में दरबार लगाते हैं। वहीं हमारे महाराज हाथियों और रथों पर सवार होकर जुलूस निकालते थे। हर तस्वीर उस समय के राजसी वैभव की कहानी कहती है। जब जयपुर के सवाई मानसिंह द्वितीय अपने सिंहासन पर बैठते थे, अलवर के महाराज तेज सिंह प्रभाकर हाथियों की रैली में शाही अंदाज में पहुंचते थे और चारों तरफ नगाड़ों, तलवारों और परेडों की गूंज सुनाई देती थी। कैमरे में कैद भारत का महान इतिहास। मित्रों, 1870 से 1900 के बीच भारत के इतिहास को कैमरे में कैद करने वाला नाम था राजा दीनदयाल। उन्होंने उस दौर की झलकियों को अपने लेंस में बसाया, जो आज हमें हमारे देश की कहानी याद दिलाती है। राजा दीनदयाल न केवल तस्वीरें खींचते थे, बल्कि भारत के कई शहरों में अपने स्टूडियो खोले, 50 फोटोग्राफरों की एक टीम बनाई और अखंड भारत की करीब 30,000 फोटोज को इतिहास में अमर कर दिया। उनकी सबसे मशहूर तस्वीरों में शामिल 1899 की वो तस्वीर जिसमें हैदराबाद के नवाब निजाम महबूब अली खान अपने परिवार के साथ एक पेड़ के नीचे बैठे हैं और उनके सामने जमीन पर बिछी है एक भव्य बाघ की खाल। वहीं इस तस्वीर में शास्त्रीय संगीतकार नृत्य करने वाली कन्या दिख रही है। ये फोटोज ब्रिटिश राज के दौरान शाही ब्रिटेन घराने के सेवक की है, जिन्हें घंटों तक काम करवाकर सिर्फ कुछ आने तनख्वाह दी जाती थी और सालों का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाया जाता था। इस फोटो में ब्रिटिश अफसर के पास जो व्यक्ति खड़ा है वो उस दौर का वेटर है जिन्हें किट मुर्गर कहा जाता था। यहाँ ब्रिटिश दफ्तर में नौकरी करने वाले नौकर दफ्तर के बाहर अपनी शिफ्ट शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं और बाकी तस्वीरें उस दौर के लोगों के पहनावे, रहन सहन और काम धंधे से जुड़ी हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी हमारे महान भारत के इतिहास, संस्कृति, हमारे पूर्वजों पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद, वंदे मातरम जरूर लिखिए। उम्मीद है आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर करके 15,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।